बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 4 है और इसमें हम थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये 16वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और डिस्कस हुई और बहुत से पॉलिटिकल थिंकर्स ने ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज दी। किसी ने इसको डिवाइन थ्योरी कहा, किसी ने इसको फोर्स थ्योरी कहा कि स्टेट्स जो हैं वो फोर्स के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आई है। किसी ने कहा कि ये डिवाइन ऑर्डर है, उसके तहत वजूद में आई है। तो थॉमस हॉब्स ने कहा कि ये स्टेट्स जो है इसका ओरिजिन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हुआ है कि स्टेट का वजूद जो है वो एक लोगों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके ज़रिए आया है। इसने जब जो थ्योरी पेश की तो इसके बाद सब्सिक्वेंटली जॉन लॉक ने इसी तरह के कॉन्सेप्ट दिए और फिर रूसो ने इसी तरह के कॉन्सेप्ट दिए। तो आज इस सिलसिले का ये लेक्चर जो है वो थॉमस हॉब्स के बारे में है कि उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या दी। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे जॉन लॉक पे और रूसो पे भी बात करेंगे। तो आए देखते हैं थॉमस हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस तनाज़र में दी और उसके सेलिएंट पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर born in England in 1588। ये 16वीं सेंचुरी में पैदा हुए 1588 में और 1679 में इनकी डेथ होती है। Upon his graduation in 1608, Hobbes became a private tutor to William Cavendish, afterwards second Earl of Devonshire. In 1610, he visited France and Italy. On returning home, he decided to make himself a traditional scholar। तो ये ब्रिटिश फिलोसफर है और 16वीं और 17वीं सेंचुरी जो है ये इसको बिलोंग करते हैं। ही रोट हिज बुक लेवियाथन, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी पेश की। बुक का नाम है लेवियाथन और ये उन्होंने 1651 में लिखी। England was politically unstable and therefore he wanted to give the concept of an absolute government। उस वक़्त इंग्लैंड बहुत सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ में से गुजर रहा था, वहाँ पे कोई मजबूत हुकूमत नहीं थी। इसलिए थॉमस हॉब्स ने जो कॉन्सेप्ट अपने दिए उसका पर्पस ये था कि इंग्लैंड में किस तरीके से एक एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कायम की जा सकती है। ही प्रेजेंटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस हॉब्स ने पेश की, इसके बाद इसके ऊपर जॉन लॉक ने काम किया और इसके बाद इस पर रूसो ने काम किया। ही ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इन्होंने सॉवरेनिटी का या हाकमियत का कॉन्सेप्ट भी दिया। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम थॉमस हॉब्स के बारे में जो फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे वो एक तो इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में है। इसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। एक तो इन्होंने ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया है, फिर स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस किया है और उसके बाद जो कोविनेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में इन्होंने इसके बारे में बात की है। इसके नतीजे में जो गवर्नमेंट वजूद में आती है उसके बारे में उन्होंने नेचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ बताई हैं और उसके बाद जो उनका तसव्वुर है सॉवरेनिटी का या हाकमियत का, तो वो उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर। और इसमें जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बाज़ दफ़ा थॉमस हॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और बाज़ दफ़ा इसके कंपैरेटिव एनालिसिस आते हैं विद जॉन लॉक एंड रूसो। तो इसको दोनों एंगल से आपने देखना है और अपने नोट्स बनाने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स क्या नज़रियात रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये सेल्फिश ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फिश है बाय नेचर। ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश एंड एग्रेसिव बाय नेचर। ये कुदरती तौर पर नेचर में है कि इंसान जो है वो सेल्फिश है, खुदगर्ज है और एग्रेसिव है। और इन प्री स्टेट इरा व्हेन दे वर नॉट सिविलाइज्ड they were to utilize these elements। प्री स्टेट इरा थॉमस हॉब्स उस इरा को कहता है जब अभी स्टेट वजूद में नहीं आई थी, जब अभी हुकूमत का वजूद नहीं आया था, जब इंसान इंडिविजुअल कैपेसिटी में रह रहे थे
और उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए थे, तो उसको वो प्री स्टेट इरा कहता है। इन प्री स्टेट इरा व्हेन दे वर नॉट सिविलाइज्ड दे वर टू यूटिलाइज दीज एलिमेंट्स। तो जब अभी सिविलाइजेशन नहीं आई थी, उस वक़्त इंसान अभी सिविलाइज्ड नहीं हुआ था, तो उस वक़्त वो अपनी इन दो जबिलतों को इस्तेमाल करता था, और ये दो जबिलतें थीं कि वो सेल्फिश था और एग्रेसिव था। थॉमस हॉब्स कहता है कि प्री स्टेट इरा में वो अपनी इन दोनों जबिलतों को इस्तेमाल करता था। दे वर टू यूटिलाइज दीज एलिमेंट्स, सेल्फिशनेस, एग्रेसिवनेस एंड ब्रूटैलिटी वर देयर वेपन ऑफ लाइफ। कि वो शुरू में सेल्फिश था, खुदगर्ज था, सेल्फिशनेस थी उसके अंदर, एग्रेसिवनेस थी और ब्रूटैलिटी थी, वो जुल्म करता था, उसके सृष्टि के अंदर जुल्म करना लिखा हुआ था। तो ये इंसानी जबिलत जो थी, शुरू में वो इसको इस तरीके से थॉमस हॉब्स पेंट करता है कि वो एक नेगेटिव, इसको जो ट्रेट्स हैं वो उसको पेंट करता है कि वो खुदगर्ज था, एग्रेसिव था और ब्रूटल था। They were unaware of the social consciousness and therefore they were illiterate, wild and cruel. उन्हें अभी सोसाइटी के रख रखाव का नहीं पता था, और उन्होंने अभी इतनी एटिकेट्स नहीं सीखे थे कि उन्हें पता हो कि सोसाइटी में किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। तो इसलिए कि वो इलिटरेट था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, एजुकेशन भी शुरू नहीं की थी उन्होंने। ही वॉज वाइल्ड, वो बिल्कुल हैवानियत के तौर तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था, वो जंगलों में रहता था, और वॉज क्रूअल, और वो जुल्म करता था दूसरों के ऊपर। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो थी वो उसके अंदर, जो ह्यूमैनिटी के अंदर थॉमस हॉब्स डिपिक्ट करता है, वो ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स जो है वो उसके अंदर गिनवाता है। देयर एनवायरनमेंट वाज फुल ऑफ लॉलेसनेस, ब्रूटैलिटी, लूटिंग, मर्डर्स एंड डिसऑर्डर। तो जिस माहौल में वो रह रहा था, वो माहौल लॉलेसनेस, लाकानूनियत से भरा हुआ था, उसके अंदर जुल्म था, तशद्दुद था, लूटमार थी, कत्ल गारतगरी थी और अफरा तफरी थी। तो इस माहौल में वो इंसान जो है शुरू वाला, उसने इस तरह की लाइफ शुरू की। ये प्री स्टेट वाला जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, थॉमस हॉब्स उसको डिपिक्ट कर रहा है, और उसके 5 एलिमेंट्स बताता है थॉमस हॉब्स कि उस वक़्त 5 एलिमेंट्स थे लोगों में, और वो एलिमेंट्स थी कि सॉलिटरी, वो तन्हाई पसंद था, अकेला रहता था, उसने अभी एसोसिएशंस नहीं बनाई थी, एसोसिएशंस में रहना नहीं सीखा था, सॉलिटरी था, वाज पुअर, गरीब था, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास वेल्थ नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना उसके पास अपनी और बिलोंगिंग्स थी, ना उसकी कोई मलकियत थी। वो पुअर था और नास्टी, उसका रवैया ठीक नहीं था, वो और ब्रूटिश था, जुल्म करता था। एंड शॉर्ट, तो उसमें शॉर्ट ये था कि ह्यूमन लाइफ वॉज वेरी शॉर्ट, बिकॉज एक तो उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, वो जंगो जदल में मुलव्वस थे, और उसमें कत्ले आम था, लॉलेसनेस थी, और उसमें ब्रूटैलिटी थी, लूटिंग थी, मर्डर्स थे। सेकेंडली, जो नेचुरल डिजास्टर्स थे उसकी वजह से बहुत सी डेथ्स हो जाती थी, और थर्डली फूड शॉर्टेजेस की वजह से, हंगर और स्टारवेशन की वजह से, और फिर डिजीज़ की वजह से। तो उस वक़्त ह्यूमन बीइंग जो थे, उनका लाइफ स्पैन जो था दैट वाज शॉर्ट। तो थॉमस हॉब्स ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उस वक़्त के गिनवाता है। ह्यूमन नेचर में उसके बाद थॉमस हॉब्स कहता है ह्यूमन लाइफ वाज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड क्रूअल्टी, देयर वाज नाइदर लॉ नॉर गवर्नमेंट। और ये क्रूअल्टी इस वजह से थी, लॉलेसनेस इस वजह से थी कि उनके पास कोई लॉ नहीं था, उनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उनके पास कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं थी, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए थे, उन्होंने ना लॉ बनाए थे, ना उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म था, ना गवर्नमेंट थी, और ना वो फंक्शंस परफॉर्म होते थे जो गवर्नमेंट ने करने हैं। एवरीबॉडी वुड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल एंड देयर वाज नो टाइप ऑफ चेक। हर शख्स अपनी मनमानी करता था, हर शख्स अपनी मर्जी करता था, और किसी के ऊपर कोई चेक नहीं था, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। हर शख्स अपनी विल के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक जो उसके दिल में आता था वो कर गुजरता था। द प्री स्टेट एरा अकॉर्डिंग टू हॉब्स इज स्टेट ऑफ नेचर। तो ये उसको स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहा है। जो प्री स्टेट एरा है, हॉब्स बेसिकली उसको स्टेट ऑफ नेचर कहता है। ब्लडशेड,
war, and hatred were routine. The state of nature was pre-social and pre-political. In that state of nature, they were careless of property, honor, wealth and power. उस वक़्त खून खराबा था, कत्लेआम था, जंगें थी, नफरत थी, तो ये उनकी रूटीन की चीज़ें थी। उस वक़्त स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो एक तो सोशलाइजेशन से पहले वाला पीरियड है और दूसरा अभी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए थे, ये उससे पहले वाला पीरियड है। ये ऐसा पीरियड है जिसमें इंसान सोशलाइज नहीं किया था और उसने अभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए थे। इन दैट स्टेट ऑफ नेचर दे वर केयरलेस ऑफ प्रॉपर्टी। उन्हें प्रॉपर्टी की भी कोई फिक्र नहीं होती थी, उन्हें ना ऑनर की फिक्र होती थी, ना डिग्निटी की फिक्र होती थी, ना वेल्थ की फिक्र होती थी, ना पावर की फिक्र होती थी। वो इन चीज़ों के पीछे भागते नहीं थे। देयर वॉज नो वैल्यू ऑफ लाइफ और डेथ। जिंदगी या मौत की कोई वैल्यू नहीं होती थी, ये अनइम्पोर्टेंट चीज़ें समझी जाती थी। ह्यूमन लाइफ वॉज पर्पसलेस एंड वैल्यूलेस। ना तो इंसानी जिंदगी का कोई मकसद था और ना ही उसकी कोई कीमत थी। दे हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉज, गवर्नमेंट एंड स्टेट। ना उन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी आती थी, ना उनके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई तसव्वुर था, ना उनके पास कवानीन थे, ना उनके पास गवर्नमेंट थी, ना उनके पास स्टेट थी। तो बेसिकली ये वो पीरियड है जिसको आजकल के दौर में हम कहते हैं स्टोन एजेस। ये स्टोन एजेस का पीरियड था। उसमें इंसान जो था वो कत्लो गारत गरी में मुब्तला था, उसके पास डिसेंट लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके पास जंगो जदल था, कत्लो गारत गरी थी, माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट था। हर बंदा अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो दिल में आता था वो कर गुजरता था। थॉमस हॉब्स कहता है कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें अवेयरनेस आती गई, इंसान में अवेयरनेस आती गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकेम स्लाइटली सोशल। वो थोड़े से सोशल हो गए। दे स्टार्टेड टू थिंक एंड बिकम फेमिलियर विद वन एंड अदर। एक दूसरे के साथ रस्म राह बढ़नी शुरू हो गई उनकी। वो एक दूसरे के साथ फेमिलियर होना शुरू हो गए, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। ब्रूटैलिटी एंड क्रूअल्टी वर कंट्रोल्ड टू एन एक्सटेंट। और जो उनमें ब्रूटैलिटी का कॉन्सेप्ट था, ब्रूटैलिटी की इंस्टिंक्ट थी, और जो क्रूअल्टी की इंस्टिंक्ट थी, वो किसी हद तक उन्होंने इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया। डिस्पाइट देयर अवेयरनेस देयर वॉज द रेन ऑफ फियर एंड टेरर। इसके बावजूद अभी भी वो लोग खौफ में मुब्तला थे, वो टेरर में मुब्तला थे। द सेल्फिश नेचर वॉज स्टिल देयर। अभी भी खुदगर्ज थे। करप्ट प्रैक्टिसेस वर स्टिल इन देयर यूज। देयर वॉज नो डिफरेंस इन जस्ट एंड अनजस्ट। उनके नज़दीक जस्ट और अनजस्ट में कोई फ़र्क नहीं था। वो जस्ट उसको समझते थे जो उनके दिल में आता था, और कर गुजरते थे उसको वो जस्ट समझते थे। तो वो जस्ट और अनजस्ट में कोई फ़र्क नहीं। वो थोड़े से सोशल हो गए, लेकिन उनकी इंस्टिंक्ट जो थी वो वही रही जो पहले से थी। उसमें बहुत थोड़ी तब्दीली आई। अब स्टेट ऑफ नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स लिखता है, हॉब्स फिलोसफी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मीन्स प्री स्टेट इरा और नेचुरल लाइफ ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है ये प्री स्टेट इरा है, जब अभी स्टेट नहीं बनी थी। उससे पहले इंसान जिस तरीके से रह रहा था उसको प्री स्टेट इरा कहते हैं, या उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। हॉब्स सेज इन स्टेट ऑफ नेचर मैन वॉज प्री सोशल एंड ही वॉज सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, ब्रूटल एंड एंटी सोशल। तो ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्होंने ह्यूमन नेचर में बताए हैं, वो कहता है कि ये सारे स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमैनिटी में थे। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव लाइफ। इज्तिमाई जिंदगी का कोई तस्वर नहीं था। हर शख्स आइसोलेशन में रहता था, सॉलिटरी लाइफ गुजारने का आदी था। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, रूल्स एंड लॉज। ह्यूमन बीइंग वर बिजी इन कंटिन्यूस वॉर्स एंड देयर सेल्फ एंड प्रॉपर्टीज वर अनसेफ। तो जंगो जदल थी, वो खुद भी अनसेफ था और उसकी बिलोंगिंग्स भी अनसेफ थी, उसकी प्रॉपर्टी भी अनसेफ थी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट टाइम वाज माइट इज राइट। तो जिसके पास ताकत होती थी वो अपने सारे काम करवा लेता था, अपनी मर्जी के फैसले कर लेता था और अपनी मर्जी के फैसले दूसरों पे मुसल्लत कर देता था। ताकत का बेजा इस्तेमाल था और ताकत के बलबूते पर वो तमाम चीजें कर लिया करते थे। और जिसके पास ताकत होती थी वो ठीक होता था, और जिसके पास ताकत नहीं होती थी, कमजोर होता था, वो दूसरों के रहमो करम पे होता था। तो जिसके पास ताकत थी वो उसका बेदरेक इस्तेमाल करता था।
There was poverty and hunger. Inequality was the basic feature of that time. There was no need of the rules, sovereign, productions, estates, and luxurious items. The only thing was uncertainty and death. तो मायूसी की हालत थी, कसम पुरसी की हालत थी। ना उनके पास कोई ऐसी रूल्स थे, ना रूलर्स थे, ना सॉवरियन थे, ना उनके पास कोई पैदावार थी, ना उनके पास लग्जरी का कोई आइटम था। तो एक चीज थी, दैट वाज अनसर्टेनिटी एंड डेथ। दे वर टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतनी कसम पुरसी की हालत में इंसान था, तो उसको फिर प्रोटेक्शन की जरूरत थी, अपनी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी। ह्यूमन बीइंग्स वर इन फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द स्ट्रॉन्गर। और हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि कोई स्ट्रॉन्गर आएगा और हमें आके एक्सप्लॉयट करेगा। सो देयर वाज अ नीड टू स्टॉप दिस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर बाय फोर्स। तो ऐसे हालात पैदा हो गए कि इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को रोक सके। देयर चीफ गोल वाज प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। उनका सबसे बड़ा मकसद यह था कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। देयर चीफ फियर वाज दैट ऑफ डेथ। और सबसे बड़ा खतरा उन्हें जो था वो मौत का खतरा था। तो इन दो खतरात से वो जान छुड़ाना चाहता था। एक तो वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना चाहता था, और दूसरा वो अपनी डेथ का जो फियर था उसको। अब थॉमस हॉब्स ये कहता है कि जब इस तरह की सिचुएशन थी, जब इंसान को हर वक्त अपनी जिंदगी का खतरा लाहक था और हर वक्त उसको मौत का डर था, तो उसने फिर एक कॉवेनेंट जो है तो वो बनाया और एक कॉवेनेंट पे एग्री हुए। और उस कॉवेनेंट में अ कॉवेनेंट वाज मेड अमंग मेन टू ऑब्जर्व द पीस। वो कॉवेनेंट ये था कि पीस कायम किया जाए, अमन कायम किया जाए। ये उस वक्त के लोगों के दरमियान कॉवेनेंट हुआ। एंड अटेंडेड बाय अ कोर्सिव पावर which will make fear of the consequence of a breach of the covenant a greater force than the greedy desire of men who break it। और ये जो covenant था, ये एक कॉर्सिव पावर की मौजूदगी में हुआ, और वो इसलिए मौजूद थी ताकि जो लोग उस covenant को ब्रीच करें तो ये ग्रेटर फोर्स उन लोगों को जो वायलेटर्स हैं वो सजा दे सके। दिस पावर कैन बी सप्लाइड ओनली थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमनवेल्थ with the constitution of a civil power sufficient to compel men to keep their promise। और ये जो पावर थी, थॉमस हॉब्स जिसको पावर का नाम, कॉर्सिव पावर का नाम देता है, ये कॉर्सिव पावर उसी सूरत में आ सकती थी कि अगर एक कॉमनवेल्थ एस्टेब्लिश कर ली जाए, एक स्टेट बना ली जाए विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिविल पावर, और उसमें एक सिविल पावर को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाए जो इतनी सफिशिएंट हो कि जो लोग इसको वायलेट करें कॉवेनेंट को, उनको वो सजा दे सके। तो थॉमस हॉब्स के नजदीक स्टेट की फॉर्मेशन या ओरिजिन इस सूरत में हुआ कि जब लोग खौफजदा थे, वो अपनी जिंदगियां प्रिजर्व करना चाहते थे, उन्हें मौत का डर था, तो उन्होंने फिर एक कॉवेनेंट जो था उस पर एग्री हुए, या एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो था वो तैयार किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने पीस कायम करने का अहद किया। और उसमें एक कॉर्सिव पावर जो थी उसकी मौजूदगी में उन्होंने ये कॉवेनेंट जो था वो तैयार किया, ताकि वो कॉर्सिव पावर, अगर कोई शख्स इस कॉवेनेंट को वायलेट करे तो कॉर्सिव पावर फिर उसको सजा दे। और ये कॉर्सिव पावर जो थी ये उसी सूरत में आ सकती थी अगर वो एक कॉमनवेल्थ क्रिएट कर लेते। तो इसलिए उन्होंने कॉमनवेल्थ क्रिएट की ताकि उस कॉमनवेल्थ के अंदर एक कॉर्सिव पावर जो है वो मौजूद हो, और वो इस कॉवेनेंट के ऊपर या इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को जो है वो अमल दरामद करा सके, और अगर कोई इसकी वायलेशन करे तो ये कॉर्सिव पावर उस वायलेटर को सजा दे सके। तो बेसिकली थॉमस हॉब्स कहता है कि ये कॉवेनेंट जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने एक स्टेट बनाई, और उस स्टेट में एक सॉवरेन बनाया, और उस सॉवरेन को उन्होंने ये कॉर्सिव पावर दे दी ताकि वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करा सके, और जो वायलेटर हों उनको वो सजा दे सके। स्टेट इसलिए बनाना जरूरी था कि वो स्टेट जो है वो एक ऐसी पावर कॉन्स्टिट्यूट कर सके जो इस अग्रीमेंट के ऊपर या इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद करा सके, और वो कॉर्सिव पावर
इतनी ताकतवर हो कि जो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने वाले लोग हैं वो उनको सजा दे सके। तो यहां से थॉमस हॉब्स कहता है तो ओरिजिन होता है स्टेट का इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। इस कॉवेनेंट को वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता है। अब इस कॉवेनेंट के तहत या इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी? गवर्नमेंट एब्सोल्यूट थी एंड नो पावर ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी क्वेश्चनड। अब इसमें जो गवर्नमेंट बनाई गई वो गवर्नमेंट एब्सोल्यूट थी और उसमें किसी शख्स के पास ये पावर नहीं थी कि वो इस गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके या इस गवर्नमेंट के किसी इख्तियार को वो चैलेंज कर सके, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीक नहीं थी। यह कॉन्ट्रैक्ट लोगों के दरमियान हुआ था। गवर्नमेंट ने सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद करवाना था, इसलिए अमल दरामद करवाने के लिए उसको जो एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी वो गवर्नमेंट को दे दी गई। तो यहां से कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूटिज्म का निकलता है। तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक जब ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ये कॉवेनेंट हुआ, तो उसके नतीजे में सोसाइटी ने एक स्टेट बनाई और उस स्टेट को कॉर्सिव पावर दे दी कि वो इस कॉवेनेंट के ऊपर या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद करा सके। People themselves surrender their powers to the government for achieving a smooth and a systematic political life. लोगों ने बखुशी, रजामंदी के साथ, अपनी मर्जी के साथ अपनी तमाम पावर्स, अपनी तमाम ताकतें, अपने तमाम जो उनके अंदर राइट्स थे वो इस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए। फॉर अचीविंग अ स्मूथ एंड सिस्टमेटिक पॉलिटिकल लाइफ, ताकि ये गवर्नमेंट उनकी जिंदगियों को एक सिस्टमेटिक और स्मूथ पॉलिटिकल लाइफ दे सके, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, इन लोगों को जो इनके फियर्स हैं वो दूर कर सके। देयरफॉर गवर्नमेंट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सॉवरेन। तो थॉमस हॉब्स कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो सिविल सोसाइटी बनी और उसमें जो स्टेट बनी, उसमें जो गवर्नमेंट बनी, वो सॉवरेन, उसको तमाम तर इख्तियारात हासिल थे, उस गवर्नमेंट को तमाम तर इख्तियार हासिल थे कि वो लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद कराए। और अगर कोई उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करता है या उसके अंदर जो दी हुई टर्म्स एंड कंडीशन है उसको डिसओबे करता है, तो ये कॉर्सिव पावर उसको या ये सॉवरेन पावर उसको सजा दे। अब गवर्नमेंट और स्टेट आर वन एंड डिसओबीडियंस ऑफ वन इज टू डिसओबे द अदर्स। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इस कॉवेनेंट के तहत गवर्नमेंट और स्टेट एक ही चीज थी और जो डिसओबे करता था दोनों में से किसी एक को वो सजा का मुस्तहिक था और उसको फिर सजा दी। डिसओबीडियंस विल नॉट बी अलाउड बिकॉज इट विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो डिसओबीडियंस किसी सूरत में अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि डिसओबीडियंस जो थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन थी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके तहत तमाम लोगों ने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना था। और ये क्योंकि उन्होंने कॉर्सिव पावर के सामने ये कॉवेनेंट किया था, तो इसलिए इख्तियारात सारे जो थे उस कॉर्सिव पावर को दे दिए गए थे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद कराए। अब इस कॉवेनेंट के तहत पीपल गिव अप देयर लिबर्टी वॉलंटरीली एंड दे हैव नो राइट टू डिमांड। थॉमस हॉब्स कहता है इस कॉवेनेंट के जरिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों ने अपने तमाम लिबर्टीज, अपने तमाम इख्तियारात, अपने तमाम राइट्स जो थे तो वो उन्होंने गिव अप कर दिए। और फ्रीडम, राइट्स एंड लिबर्टीज आर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सॉवरेन। और ये सॉवरेन को इख्तियार दे दिया कि वो लोगों के फ्रीडम्स, लोगों की राइट्स और लोगों की लिबर्टीज जो है वो अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक तय करे कि लोगों को कौन कौन सी फ्रीडम्स देनी है, लोगों को कौन कौन से राइट्स देने हैं या लोगों को कौन कौन सी लिबर्टीज देनी। द रूलर विल डिटरमिन द क्वांटिटी एंड डिग्री ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। तो जो रूलर बनेगा इस स्टेट में, जो सॉवरेन बनेगा इस स्टेट में, ये उसका डिस्क्रिशन हो जाएगा कि वो जितने राइट समझता है लोगों को दे दे, जिस हद तक मुनासिब समझता है वो लोगों को लिबर्टीज दे दे। पीपल्स राइट आर ऑन द मर्सी ऑफ द सॉवरेन। तो ये सॉवरेन का डिस्क्रिशन रख दिया उन्होंने कि सॉवरेन जिस किस्म के राइट्स चाहेगा लोगों को दे देगा और लोग जो राइट सॉवरेन की तरफ से मिलेंगे उन्हीं राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे। बाकी जितने राइट्स हैं वो स्टेट की फेवर में या उन्होंने सरेंडर कर दी। इस कॉवेनेंट के तहत सॉवरेनिटी जो है वो रूलर के पास थी।
रूलर वॉज सॉवरियन, हिज ऑर्डर्स वर लॉ एंड ही हिमसेल्फ वॉज अबव द लॉ। तो इस कॉवेनेंट के तहत जो रूलर था वो सॉवरियन था, वो सारे लॉ बना सकता था, उसका हुक्म जो था वो लॉ का दर्जा रखता था, वो लॉ बनाता था, लॉ इंप्लीमेंट करता था, एग्जीक्यूट करता था और लॉ की वायलेशन करने वाले को सजा देता था, लेकिन खुद उसकी जात जो थी वो अबव द लॉ थी, उसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं था। हिज ऑर्डर्स एंड लॉज गुड और बैड मस्ट बी फॉलोड एंड ही हैज एब्सोल्यूट पावर्स। और वो जो हुक्म दे देता था, वो जो लॉ बना देता था, वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, ये लोगों ने उसकी अताअत करनी थी, इसलिए कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी। लोग उसके बनाए हुए लॉ की वायलेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये उनके उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि वो सॉवरियन को ओबे करेंगे। तो सॉवरियनिटी जो थी वो रूलर के पास थी। He will run the state system according to his sweet will and his act cannot be challenged or questioned. सॉवरियन मुल्क को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए वो जिस तरह के लॉ चाहेगा वो बना लेगा, जिस तरह वो चाहेगा स्टेट को चलाना चलाएगा, और कोई शख्स उसके इस काम को चैलेंज नहीं कर सकता और इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो उसका डिस्क्रिशन था कि वो जिस तरह के लॉ चाहे बनाए और जिस तरह चाहे स्टेट को चलाए। All his acts are for the welfare of his subject and even if he issues orders contrary to people's interest, one cannot oppose. उसके तमाम काम, उसके तमाम अहकामात, उसका तमाम अमल लोगों की वेलफेयर के लिए होता था। लेकिन अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर दे कि वो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तब भी लोग उसको अपोज नहीं कर सकते थे, लोगों ने उसके हर हुक्म की अताअत करनी थी। तो थॉमस हॉब्स के नज़दीक ये कॉवेनेंट था या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत स्टेट वजूद में आई, जिसके तहत सॉवरेन वजूद में आया, जिसके तहत गवर्नमेंट वजूद में आई, और वो गवर्नमेंट जो थी उसका काम ये था कि लोगों को फिर फियर से छुटकारा दे, लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ये कॉवेनेंट था जिसके तहत स्टेट्स वजूद में आई। अब जो हॉब्स कॉमनवेल्थ की बात कर रहा है, तो उसके नज़दीक कॉमनवेल्थ दो तरीकों से हो सकती है। टू काइंड्स ऑफ कॉमनवेल्थ। वन इज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ये है कि एग्रीमेंट वेयर इन द पीपल वॉलंटरीली सबमिट टू द सॉवरेन, कि लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरीली एग्री करें कि वो सबमिट कर रहे हैं टू द सॉवरेन। ये लोगों की खुद अताअत है अपने जो भी उन्होंने सरबराह चुना है उसके लिए, वो लोगों की मर्जी से आया है, लोगों की एग्रीमेंट से आया है, इसको वो इंस्टीट्यूशन कहता है। और दूसरा है एक्विजिशन। एक्विजिशन ये है कि सॉवरेन टेक्स हिज पोजीशन बाय फोर्स, कि सॉवरेन जो है वो ताकत के बलबोते पर सॉवरेन बन गया है, ताकत के बलबोते पर उसने अपनी सॉवरेनिटी का ऐलान कर दिया है। द सब्जेक्ट इज गिवन द चॉइस बिटवीन डेथ एंड सबमिशन। लोगों को ये चॉइस दिया गया है कि वो या सबमिशन दे दे या मरने के लिए तैयार हो जाए, और लोग जो है वो खौफ से सबमिशन दे देते हैं और इस तरीके से वो एंड वॉलंटरीली एक्सेप्ट सरेंडर्स। तो इस तरीके से वो कहता है कि अगर कोई सॉवरेन ताकत के बलबोते पे आए तो उसको वो कॉमनवेल्थ को एक्विजिशन कहता है। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके जरिए होना है, थॉमस हॉब्स उसके बारे में कहता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड अमंग ऑल पीपल एंड ईच पर्सन सेड टू द अदर। अब जो सिविल सोसाइटी बनी है, जहां से स्टेट मार्ज वजूद में आती है, तो उसके जरिए थॉमस हॉब्स कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह का है कि हर शख्स दूसरे शख्स से कहता है, आई कन्फाइन माई पावर्स एंड ऑटोनॉमी ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ इन फेवर ऑफ दैट पर्सन और असेंबली ऑफ पर्सन्स ऑन अ कंडीशन दैट यू मस्ट कन्फाइन यूर सेम लिबर्टीज। ये अफराद के दरमियान एक वाहिदा है। इस अफराद के दरमियान वाहिदे में हर फर्द दूसरे के सामने ये इतराफ करता है कि मैंने अपनी ऑटोनॉमी और मैंने अपनी पावर फला फला शख्स को प्लेज कर दी है या उसकी फेवर में दे दी है, आप भी इन्हीं कंडीशंस के ऊपर अपनी जो लिबर्टीज हैं वो उस शख्स के सुपुर्द कर दें या उस तक कन्फाइन कर दें। तो ये है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में स्टेट मार्ज वजूद में आई है।
अब हॉब्स सॉवरेनिटी के बारे में कहता है कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, कि एक तो है उसमें विलिंग सरेंडर ऑफ राइट्स, कि तमाम लोग अपनी मर्जी से अपने राइट सरेंडर करते हैं टू अ सॉवरियन, अपनी मर्जी से उसको सॉवरियन मानते हैं। फिर वो कहता है कि सॉवरियन जो है वो मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पर्सन, ये अकेला शख्स हो सकता है। एन असेंबली, एक असेंबली हो सकती है, एक से ज्यादा अफराद हो सकते हैं, और द होल बॉडी ऑफ सिटीजन, या तमाम सिटीजन हो सकते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ इट्स फॉर्म, ऑल द पावर्स ऑफ द सॉवरियन हैव टू बी कंबाइंड एंड कंसंट्रेटेड इन इट। वो एक शख्स हो सकता है, एक से ज्यादा अशखास हो सकते हैं, या तमाम कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन वो जो कोई भी है, पावर्स जितनी भी है सॉवरियन की, वो कंसंट्रेट होनी चाहिए उस शख्स के अंदर या उस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जो भी सॉवरियन की पावर है वो एक्सरसाइज करें। एनी डिवीजन ऑफ पावर डिस्ट्रॉय द सॉवरियन एंड देयर बाई रिटर्न द मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ टू द स्टेट ऑफ नेचर। अगर सॉवरियन की पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए, उसको एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए, या एक से ज्यादा सॉवरियन बना दिए जाए और वो पावर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो वो कहता है कि इससे फिर कॉमनवेल्थ जो है वो वापस स्टेट ऑफ नेचर में चली जाएगी, इन विच द कंडीशन ऑफ मैन इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि सॉवरेनिटी कंप्लीट होनी चाहिए और उस एक शख्स में होनी चाहिए या ग्रुप ऑफ पीपल में होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए कंप्लीट। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, और अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा जो कम्युनिटी है वो स्टेट ऑफ नेचर में चली जाएगी और हालात खराब हो जाएंगे और वही कंडीशन जो है वो रिवर्ट बैक कर जाएंगी जो स्टेट ऑफ नेचर में होती। नेचुरल राइट्स के बारे में जो हॉब्स की फिलॉसफी है ऑफ द सॉवरेनिटी, द इंडिविजुअल शुड रिटेन हिज पर्सनल राइट्स which he cannot surrender into the common pool of the sovereign powers। वो कहता है कि ये जो उसके पर्सनल राइट्स हैं वो सरेंडर नहीं होते। तो नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट, थॉमस हॉब्स के नज़दीक स्टेट में और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है। उस वक्त के जब ये प्री स्टेट की बात कर रहा है, तो जब उन्होंने इस तरह सॉवरेन मुकर्रर किया तो उनको स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान कोई फर्क नहीं था, ये इंटरचेंजेबल चीजें थी। वो गवर्नमेंट को स्टेट की जगह पे इस्तेमाल कर लेते और स्टेट को गवर्नमेंट की जगह पे, तो उनके नजदीक ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बेसिकली एक ही थे। हॉब्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया सॉवरेनिटी का, उसके कुछ फीचर्स भी उसने बताए हैं, और वो फीचर्स जो है या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं सॉवरेन के वो ये हैं कि फुल पावर ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज, कि उस सॉवरेन के पास लेजिस्लेशन के कंप्लीट इख्तियारात हैं और जो वो लॉ बनाए उन लॉ को एग्जीक्यूट करने के भी फुल पावर्स और फुल अथॉरिटी है उसके पास। यानी सॉवरेन के पास लॉ बनाने की अनलिमिटेड अथॉरिटी है और अपने बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करने की भी कंप्लीट अथॉरिटी उसके पास है। द सॉवरेन इज द हाईएस्ट बॉडी इन द स्टेट, वो सबसे आला और सबसे अरफा है स्टेट के अंदर, उससे आला कोई नहीं है, उससे हाई कोई नहीं है, उससे बेहतर कोई नहीं है, वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, सबसे ताकतवर है। द सॉवरेन इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। ही इज फ्री ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, उसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन से भी अबव है, उसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कदगन भी नहीं है। बेसिकली थॉमस हॉब्स ये कहना चाहता है कि वो सॉवरेन है इसलिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना कानून बनाने की, ना अकाउंटेबल होने की, ना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट उसके ऊपर लगाई जा सकती है। सॉवरेन होता ही वो है जिसके ऊपर कोई कदगन ना लगाई जा सकती। ही इज द ओरिजिन एंड गार्ड ऑफ लॉज, वो कानून बनाता है, लॉज बनाता है, ओरिजिनेटर है और वही उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। द सॉवरेन इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट, तो जो सॉवरेन है वो माली तौर पर भी बड़ा स्ट्रांग है। वो ऐसा नहीं है कि उसको जब किसी मसले पे तो फाइनेंस की जरूरत पड़े तो वो किसी से मांगता फिरे, वो खुद इस पोजीशन में है कि वो फाइनेंसेस इकट्ठे कर सकता है, वो टैक्स इकट्ठे कर सकता है, उसके पास कॉर्सिव पावर है कि वो टैक्स इंपोज करे और टैक्स कलेक्ट करे।
पीपल हैव नो राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट हिज अथॉरिटी। अब थॉमस हॉब्स के नज़दीक लोगों को रेवोल्यूशन लाने का कोई इख्तियार नहीं है, वो रिवॉल्ट कर ही नहीं सकते सॉवरियन के अगेंस्ट। पीपल हैव नो राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट हिज अथॉरिटी, क्योंकि वो लोगों ने खुद उसको सॉवरियन बनाया है, अब वो उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने का हक खो बैठे हैं। ही इज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड कैन डिक्लेयर वॉर। जो सॉवरियन है वो आर्म्ड फोर्सेस का भी हेड है और वो जंग का ऐलान कर सकता है, जंग का खात्मा कर सकता है। द सॉवरियन कैन कंक्लूड एग्रीमेंट विद अदर स्टेट्स, वो दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही कैन नॉट नॉमिनेट हिज सक्सेसर। थॉमस हॉब्स कहता है कि जब एक बार सॉवरियन बना लिया जाए तो वो ताहयात सॉवरियन होगा, वो जब फौत हो जाएगा तो फिर दोबारा लोग किसी और को अपना सॉवरियन बनाएंगे। थॉमस हॉब्स सॉवरियन को यह इख्तियार नहीं देता कि अपनी मौत से पहले वो खुद ही किसी दूसरे सॉवरियन का अनाउंस कर दे, ऐसा हरगिज नहीं है। थॉमस हॉब्स कहता है कि सॉवरियन बनाने का इख्तियार लोगों के पास है, लोग जिसको चाहेंगे सॉवरियन बना देंगे। एक बार उन्होंने सॉवरियन बना दिया, वो ताहयात बन जाएगा। जब उसकी मौत वाक़या हो जाएगी सॉवरियन की, तो अगला सॉवरियन जब बनना है तो लोग दोबारा बनाएंगे उसको। मरने वाला या जाने वाला अपनी जगह किसी और को सॉवरियन डिक्लेयर नहीं कर सकता। ही विल रिस्पेक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है ये उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसकी क्लासेस को रिस्पेक्ट करेगा। ही कैन नॉमिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, अमीर्स फॉर हिज असिस्टेंट्स, वो अपनी टीम सेलेक्ट कर सकता है, अपने लिए मिनिस्टर बना सकता है, एडवाइजर्स बना सकता है, अमीर्स बना सकता है, अपने असिस्टेंट्स के लिए वो लोगों को रिक्रूट कर सकता है, ये उसका इख्तियार है। अब सॉवरियन की ड्यूटीज क्या है जो थॉमस हॉब्स कहता है? ही हैज टू परफॉर्म मल्टीफेरियस फंक्शंस एंड ड्यूटीज। सॉवरियन की बहुत सी ड्यूटीज हैं, मल्टीफेरियस ड्यूटीज हैं। हिज लॉज मस्ट बी इन फेवर ऑफ द कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव पीस। उसके बनाए हुए लॉज लोगों की अमूमी भलाई के लिए होने चाहिए, इज्तिमाई भलाई के लिए होने चाहिए और कलेक्टिव पीस के लिए होने चाहिए। उसका किया हुआ काम अवामुन नास के इंटरेस्ट में होना चाहिए। हिज सेंटेंस मस्ट बी ह्यूमेन एंड नॉट वाइल्ड और ब्रूटल। अगर उसने किसी को सजा देनी है, किसी ने कोई लॉ वायलेट किया है और उसने सजा देनी है, तो उसकी सजा भी ब्रूटल नहीं होनी चाहिए, वाइल्ड नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। उसकी सेंटेंस ह्यूमन लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। ही शुड वर्क विद हाई करेक्टर एंड फ्रेटर्नल स्पिरिट। वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छे करेक्टर के साथ उसको काम करना चाहिए। ही शुड कंसिडर सीरियस प्रॉब्लम विद सिंपैथी। पीपल्स प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। उसका काम ही ये है कि लोगों के मसाइल हल करे, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी भी लोगों के मसाइल होने चाहिए और उनको हल करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए। ही शुड नॉट क्रश जनरल राइट्स एंड इंटरेस्ट फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट। उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट इग्नोर करने चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम ही नहीं करना चाहिए और अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर उसको लोगों के इंटरेस्ट और लोगों के राइट्स को क्रश नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह करेगा तो वो फिर रूलर जो है वो टायरेंट हो जाएगा। तो उसको अवामुन नास के फेवर में, अवामुन नास के इंटरेस्ट के काम करने चाहिए। ही शुड रूल विद जस्टिस, पेशेंस एंड टॉलरेंस। हिज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मस्ट बी इन फेवर ऑफ हिज कंट्री। उसके जो फैसले कर रहे हैं उसने, या उसने मुआहदे कर रहे हैं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वो उसके मुल्क के मुफाद में होने चाहिए। उसको जाती मुफाद से बालातर होकर फैसले करने चाहिए। ही शुड हियर पब्लिक कंप्लेंट्स विद सिंपैथी। ही शुड अवॉइड रेस्ट एंड लग्जरियस लाइफ टू अ मैक्सिमम। उसका काम ऐशो आराम करना नहीं है, पुरतयश जिंदगी गुजारना नहीं है, वो लोगों की खिदमत करने के लिए आया है। इसलिए उसको अपनी याशाना जिंदगी से इज्तनाब करना चाहिए और ज्यादा काम उसको जो है वो लोगों को रिलीफ देने के लिए करना चाहिए या लोगों को सहूलतें देने के लिए करना चाहिए। द सॉवरियन शुड ट्रेन एंड प्रिपेयर पीपल फॉर वॉर। तो सॉवरियन का यह काम भी है कि अपने मुल्क को डिफेंड करे, अपने मुल्क का डिफेंस करे। उसके लिए उसको बाकायदा जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, फौज मेंटेन करनी चाहिए, लोगों को जंग के लिए तैयार रखना चाहिए ताकि कोई उसके मुल्क पे हमलावर ना हो और उसकी स्टेट के लिए खतरे का बायस ना बन सके। ये था टॉमस हॉब्स का पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें हमने उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखी और उसमें सॉवरेनिटी का उसका कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने उसके सॉवरियन की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस देखे। तो कल इंशाअल्लाह हम जॉन लॉक के ऊपर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।